हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिथिलेश कुमार। मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीटीबी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसमें एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 22 फरवरी 2015 पेपर 1 में पूछा गया था। और बता दें दोस्तों, यह सेट इस वीडियो का पहला सेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2015 में क्या क्या पेपर 1 सीटीबी के पोर्शन में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए है सो संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 में देखते हैं कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है कक्षा कक्ष का नियंत्रण परिवेश। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो बता दें दोस्तों, जो कि यह संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक उपयुक्त है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1, कक्षा कक्ष का है सो प्रजातांत्रिक परिवेश करना ही है सो एक शिक्षक के लिए संवेगात्मक विकास का सर्वाधिक माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें पूछा जा रहा है नहीं है, इसमें रॉन्ग आंसर पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 खुले अंत वाले प्रश्न, ऑप्शन 2 परियोजना, ऑप्शन 3 अवलोकन, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है विद्यार्थियों का योग्यता कम निर्धारित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो विद्यार्थियों का योग्यता का निर्धारण करना यह है सो रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। बाकी अवलोकन, परियोजना विधि और खुले अंत वाले प्रश्न पूछना, ये सभी क्या है? रचनात्मक आकलन कार्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगर आप एक शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं तो प्रभावशाली होने का क्या महत्वपूर्ण कारण हो सकता है? ऑप्शन 1 पुस्तक से उत्तरों को लिखवाने पर बोल देना, यानी पुस्तक से उत्तर है सो लिखवाने पर है सो जोर दे देना। और इसमें ऑप्शन 2 में दिया हुआ है समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना। ऑप्शन 3 में दिया हुआ विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन में, जो कि पुस्तक से उत्तर सिर्फ लिखवा देना ही, बोल देना ही, यह प्रभावशाली नहीं कहलाता है। और समूह गतिविधि जो कि अच्छा एक टीचिंग लर्निंग सिस्टम है, जो कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन 2 में समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, यानी बोल रहा है कि सिर्फ उसी बच्चों को ध्यान देंगे, एक ही बच्चे पर ध्यान देंगे, तो व्यक्तिगत हमको नहीं करना है, सामूहिक तौर से। तो इस तरह से यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न पूछने पर है सो उसको क्या करना? अनदेखा कर देना, या ऐसा कह देना कि तुम नहीं जानोगे, अभी अगले क्लास में जानोगे। तो यह है सो गलत है, और सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, उनकी समस्याओं को समाधान करना, यह सभी है सो प्रभावशाली अध्यापिका या अध्यापक का कर्तव्य है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि जो बच्चे हैं उसके अधिगम के लिए, सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छा कक्षाई परिवेश सृजन करने की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल होती है। और इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए जो नीचे दिया गया हुआ है 4 ठो कथन, उसमें वो जो 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें कौन सा सही नहीं है, यानी नेगेटिव पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 बच्चों के प्रयासों को स्वीकृत, ऑप्शन 2 अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ऑप्शन 3 बच्चों को स्वीकार करना,
और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है अध्यापकों का सकारात्मक रूप। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन 2, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, जो कि इसमें है सो क्या हो रहा है, टीचर सेंटर में हो रहा है, टीचर लर्निंग यह सेंटर हो रहा है। तो अगर यहाँ पे टीचर ही सेंटर में रहेगा तो बच्चा क्या सीखेगा, इसलिए यह नेगेटिव ऑप्शन है और नेगेटिव का उत्तर नेगेटिव ए हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। इसमें बॉय और गर्ल के संबंधित है सो कुछ है सो कथन दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन 1, लड़कों को घर से बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन 2, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन 3, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है लड़कियों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लड़कों या लड़कियों के विषय में कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 5 का हो जाएगा ऑप्शन 2, लड़कों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि लड़का हो या लड़की, जिसको जिस क्षेत्र में रुचि है उस क्षेत्र में अपना हाथ बटा सकता है, अपना योगदान दे सकता है। इसमें किसी तरह से पक्षपाती नहीं है कि तुम लड़की हो तो घर के काम करेगी और तुम लड़का हो तो तुम घर से बाहर के काम करेगा। तो इस तरह से पक्षपाती नहीं करना है। तो इसका इसलिए राइट आंसर हो जाएगा लड़के भी है सो घर के कार्यों में सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 6, एक बच्चों की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। यानी कि एक बच्चा का कॉपी है, उसमें सी लिखता है तो सी उल्टा लिख देता है, डी लिखता है तो डी भी उल्टा लिख देता है, डब्लू को एम समझ बैठता है। तो दर्पण छवियां आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ अधिगम में सुविधा के, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है अधिगम में आवश्यकता के, ऑप्शन 3 में दिया है अधिगम की कठिनाई के, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है अधिगम में समस्या के। तो इसका सही राइट उत्तर हो जाएगा अधिगम में आवश्यकता है, इसके कारण से ऑप्शन 2, जिसमें अधिगम में आवश्यकता के कारण, इसको अगर अधिगम में आवश्यकता है इसलिए है सो इसको अगर सही ढंग से समझाया जाए, बतलाया जाए तो वो है सो सही से लिख सकता है। और इसमें है सो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन 1, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। ऑप्शन 2, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेड पर। ऑप्शन 3, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। ऑप्शन 4, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो यह है सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। एक्टिव रूप से है सो उसको शामिल करनी चाहिए, ना बल्कि उसको है सो अंक और ग्रेड देना चाहिए, जो कि रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन 2। और याद करना नेगेटिव टेक वर्ड है तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। और इसमें ऑप्शन 4 में दिया हुआ है शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम के अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। तो सिर्फ कुशलता प्राप्त करना ही यह ऑप्शन नहीं, इसमें सबसे बेस्ट पूछा गया है शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता के क्रम में अध्यापक है सो किस प्रकार है सो ध्यान केंद्रित करेंगे। तो अगर शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से सहभागिता यानी सभी चीज़ में है सो उसको भाग लेने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो सबसे बेस्ट इसका ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ ऊंची योग्यता,
उच्च सृजनात्मकता, उच्च वाचन बाध्यता। ऑप्शन 2 में दिया हुआ उच्च प्रेरणा, उच्च वाचन बाध्यता, उच्च क्षमता। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वाचन बाध्यता। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। यह तो हो जाएगा रॉन्ग। उच्च स्मरण शक्ति प्रतिभाशाली बच्चा का है सो नहीं बतलाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन 1, ऊंची योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वाचन बाध्यता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 9 जो एनसीएफ से है। और एनसीएफ इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ से 1 या 2 प्रश्न निश्चित ही प्रत्येक वर्ष से पूछ ही लिया जाता है। तो देखते हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। तो किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं गलतियां? या विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ या अध्यापक को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ या बच्चों के लिए विचार अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, जो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण है। यह बच्चों के लिए विचार अंतर्दृष्टि से उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता कराती है। और भी ऑप्शन देखते हैं जो कि यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण नहीं है। उपकरण की तरह काम नहीं करता है। और यह अध्यापकों को डांटने के लिए यह तरीका नहीं बनाया गया है। तो इसलिए ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कि यह ऐसा नीति नहीं है कि इसमें सो बच्चा को हटाने के लिए या आधा स्थान उपलब्ध कराने के लिए सुविधा प्रदान करती है। तो यह भी ऑप्शन हो जाएगा गलत और राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या आउट ऑफ द बॉक्स। चिंतन किससे संबंधित है? जैसे हम लोग कहते हैं आउट ऑफ माइंड, तो इसी तरह इसमें पूछ लिया गया है सीडीपी में आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन 1 अनुकूल चिंतन, ऑप्शन 2 स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन 3 अपसारी चिंतन, ऑप्शन 4 अभिसारी चिंतन। तो प्रश्न संख्या 10 का जो आउट ऑफ द बॉक्स है यह है सो अभी अपसारी चिंतन से संबंधित है। और यह चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11। शिक्षण में अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन 1 कौन विद्यार्थियों की पहचान करना जिससे उच्चतर कक्षा में प्रोन्नति करना। ऑप्शन 2 उन विद्यार्थियों को प्रोन्नति न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। ऑप्शन 3 शिक्षार्थियों के आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थी के समृद्ध कमज़ोर विद्यार्थी के समूह बनाना। तो इसका है सो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 शिक्षार्थी की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागमों में है सो जो शिक्षण विधियां हैं और शिक्षण की जो तरीका है उसमें परिवर्तन करना, जो कि शिक्षण अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन में अंतर्दृष्टि को विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ऑप्शन 1 में देखते हैं विषय वस्तु को केवल याद करने का आधार पर पुनरावृत्ति। तो इसका है सो यहीं पे मिल गया है ऑप्शन 1। तो सुगम नहीं बनाता है, बच्चों को कभी याद नहीं करवाना है, रट्टा नहीं बनाना है, रट्टूमल तोता नहीं बनाना है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। और यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ऑप्शन 3 प्रकरण पर चर्चा वाद विवाद करना, ये सभी अधिगम अनुभव को है सो एक अच्छा मार्गदर्शन है। और ऑप्शन 4 में परिकलन एवं प्रस्तुति भी करना
बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन 1, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 2, बच्चों की छवि की सुरक्षा करना। ऑप्शन 3, उनके अंकों में सुधार करना। ऑप्शन 4, उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। तो जो बच्चों के शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का जो परिणाम होता है, तो अगर बच्चे को है सो दंड देंगे तो वह है सो उनकी स्वयं की जो प्रति अवधारणा बनी हुई रहता है और उसमें पूछने की जो जिज्ञासा होती है और उसको हम है सो डांट देंगे, बोल देंगे, फटकार देंगे, तो उसकी जो है सो स्वयं के प्रति जो अवधारणा है वह नष्ट हो जाएगी और इससे बच्चे हैं सो नहीं सीख पाएंगे और उसके मन में जो क्यूरियोसिटी जगती है वह समाप्त हो जाएगी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल व्यवस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है, जो कि एक समूह में स्वीकार्य है। ऑप्शन 1, भाई बहन एवं अध्यापक। ऑप्शन 2, अध्यापक एवं साथी। ऑप्शन 3, साथी एवं माता पिता। और ऑप्शन 4, माता पिता एवं भाई बहन। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रारंभिक बाल व्यवस्था अवधि के दौरान है सो भूमिकाओं का व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं और वैसा उसका कौन सा समूह होता है अधिक उत्तरदायित्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, जो कि प्रारंभिक बाल व्यवस्था में बच्चे होते हैं उनका जो समूह अधिकतर होता है माता पिता एवं भाई बहन, जो कि परिवार के अंदर ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 15। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उनके स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। यानी एक बच्चा है, स्वच्छता से प्रेरित करने के लिए उसको स्वच्छता समिति के अगर हम सदस्य बना देते हैं तो ये क्या प्रतिबिंबित करता है, क्या डिनोटेट करता है। तो ऑप्शन 1 में देखते हैं प्रेरणा के सामाजिक संस्कृति संकल्पनाएं। ऑप्शन 2, प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन 3, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम। और ऑप्शन 4, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो कि अगर वो बच्चा है उसको हम स्वच्छता समिति का सदस्य बनाते हैं तो यह प्रतिबिंबित करता है कि प्रेरणा जो है समाज और संस्कृति का संकल्पनाएं से वह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल व्यवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन 1 में है 11 से 18 वर्ष। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 18 से 24 वर्ष। और ऑप्शन 3 में दिया हुआ है जन्म से 6 वर्ष। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 6 से 11 वर्ष। तो यह है सो बाल व्यवस्था श्रेणी के अंतर्गत आ जाता है। इसमें समूह परिवर्तित होता है, गैंग टोली सब बनने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 6 से 11 वर्ष। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17। अजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक परिवर्तित से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अजर्व और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है। यहाँ पे अजर्व और सोनाली दोनों का है सो तर्क है, जबकि अजर्व का तर्क है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, और जबकि सोनाली का कहना है कि यह परिवेश में प्रभावित होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 में है चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। ऑप्शन 2 में है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बाहर। ऑप्शन 3 में है सतत तथा असतत अधिगम। और ऑप्शन 4 में है प्राकृतिक तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। तो प्रश्न संख्या 17 के अनुसार क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 4, जो कि अजर्व तर्क देता है जो व्यक्तिगत नैसर्गिक प्रवृत्ति का जो स्वभाव होता है वह है सो प्राकृतिक आधारित होता है, और जबकि जो सोनाली का है या परिवेश से प्रभावित होना यह है सो पालन पोषण पर और वाद विवाद पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 18। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आसपास किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक व्यस्त और
साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है तो इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक बच्ची है जो कि अध्यापिका है, सो ध्यान देता है कि पुष्पा है सो जो अपना समस्या है वह समाधान अकेले नहीं कर पाती है, और जब उसका कोई साथी है या कोई व्यक्ति मार्गदर्शन देता है, सपोर्ट करता है, तो वह अपना कार्य है सो सही पूर्वक संपादन कर लेती है। तो यह है सो किसका उदाहरण है या कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है पार्श्वकरण, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो कि ZPD कहते हैं, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है सहारा देना। तो यह है सो इसको टेम्प्रोरी सपोर्ट मिल रहा है, स्कैफोल्डिंग मिल रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही है। यानी कि पुष्पा को जब किसी का सपोर्ट मिलता है तो वो अपना कार्य सही पूर्वक निष्पादन कर पाती है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 सहारा देना। और बता दें दोस्तों जो कि यह लेवस्की की थ्योरी से है सहारा देना, जो हिंदी में है सो इसके कई अन्य नाम मिल जाएंगे, जैसे कि एग्ज़ाम में कभी पूछा जाता है पाड़, ढांचा, मचान, सहारा देना, सहयोग करना। तो इस तरह से तो सबसे बेस्ट है इसे इंग्लिश में याद कर लीजिएगा कि स्कैफोल्डिंग और जो होता है सपोर्ट करना, या कभी इंग्लिश में लिखा रहेगा टेम्प्रोरी हेल्प या टेम्प्रोरी सपोर्ट। तो मात्र 2-3 ही वर्ड लिखा हुआ रहता है, लेकिन हिंदी में बहुत कठिन कठिन शब्दों को लाया जाता है, और जिससे जानते हुए भी क्वेश्चन इसको गलत कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 19। अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा, यह संकेत करता है कि अध्यापिका डैश। नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं ऑप्शन, एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है, ऑप्शन 2 भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, ऑप्शन 3 एक लिंग मुक्त भाषा प्रयोग कर रही है, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ लिंग पूर्वाग्रह से है। यानी कि एक अध्यापिका है, एक कमेटी का जो प्रधान है उसको सभापति के स्थान पर अध्यक्ष लिखा है, यह किस बात को है सो संकेत करती है। तो यह है सो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, जो कि एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापिका, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 20। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 शिक्षक के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए, ऑप्शन 2 शिक्षा बोर्ड के जवाबदेही कम करने के लिए, ऑप्शन 3 जल्दी की जाने वाली गलतियों को तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ यह समझाने के लिए कि अधिगम किस प्रकार अवलोकन किया जाता है और दर्ज किया जाता है कि वह सुधार किया जा सकता है। तो इसका जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का किस लिए आवश्यक है, तो इसका है सो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जा सकता है और दर्ज किया जाता है कि इसको है सो कैसे सुधारा जा सकता है, जो कि इसमें टीचिंग मेथड को है सो टीचिंग प्रोसेस को है सो प्रोग्रेसिव करने की प्रयास की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन 1 स्तर 3, ऑप्शन 2 स्तर 4, ऑप्शन 3 स्तर 1 और ऑप्शन 4 दिया हुआ स्तर 2। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 21 का स्तर 1, बाकी सभी गलत हो जाएगा। जो लॉरेंस कोलबर्ग का सिद्धांत है जो नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ को सूचित करता है, तो इसमें है सो न्याय के बारे में दिया हुआ है, नैतिकता के बारे में, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा स्तर 1 में जो दिया गया हुआ है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1। और बता दें दोस्तों कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है इससे संबंधित एग्ज़ाम में जो CDP का है पोर्शन उसमें 1-2 प्रश्न निश्चित रहता है, तो लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और इससे
एकदम निश्चित ही प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। ऐसा अधिकतर एग्ज़ाम में देखा गया है, जो कि टीचिंग एग्ज़ाम से संबंधित होता है CDP के पोर्शन में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक कारण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन 1, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सिखाना। ऑप्शन 2, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऑप्शन 3, कक्षा में प्रजातांत्रिक के लिए स्थान होना चाहिए। और ऑप्शन 4 में सामाजिकरण सामाजिक नियमों के अधिग्रहण है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा क्या? जो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का सामाजिक कारण का प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? तो जो है सो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन 2 में कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन 2, जो कि नेगेटिव पूछा गया है। तो नेगेटिव का उत्तर हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 23। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होती है? ऑप्शन 1, ग्रेड एवं अंकों के लिए। ऑप्शन 2, जांच परीक्षण के लिए। ऑप्शन 3, प्रेरणा के लिए। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ पृथक्करण और श्रेणीकरण उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो यह है सो अधिगम का आकलन किस लिए ज़रूरी है? तो यह है सो प्रेरणा के लिए होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 24। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो जो प्रचलित योजना है उसमें हम नई जानकारी को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 में देखते हैं समायोजन है। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है समाध्यकरण। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है आत्मसातकरण। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है संगठन। तो जो प्रचलित योजना है और उसमें कोई नई योजना को हम जोड़ लेंगे तो क्या कहला जाएगा? यह है सो आत्मसातकरण हो जाएगा। उसको हम आत्मसात कर लेंगे, अपने अंदर जोड़ लेंगे, अपने अंदर से जोड़ लेंगे कि उसको कोई नई धारणा है पुरानी धारणा है, उसको है सो दोनों के साथ तुलना कर लेंगे तो यह समझ लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा? आत्मसातकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 25। हम सभी अपने बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में विभिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ व्यक्तिक विभिन्नता। ऑप्शन 2 में दिया हुआ बुद्धि के सिद्धांत से। ऑप्शन 3 में दिया हुआ वंशानुक्रम से। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है पर्यावरण से। तो हम जो सभी हैं हम लोग के पास है सो अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है और सभी का है सो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रुचि है। तो यह संदर्भ क्या दर्शाता है? तो यह है सो व्यक्तिक विभिन्नता को बतलाता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 26। वंचित समूह के विद्यार्थियों को समस्या विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है? यानी इसका अभिप्राय क्या है? तो ऑप्शन 1 समावेशी शिक्षा। ऑप्शन 2 विशेष शिक्षा। ऑप्शन 3 एकीकृत शिक्षा। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ अपवर्जक शिक्षा। तो अगर वंचित समूह से जो बच्चे हैं, गरीब है, तृतीय वर्ग के हैं और वैसे विद्यार्थी हैं जो सामान्य विद्यार्थी है, अगर इसको हम साथ में लेकर चलेंगे तो यह है सो किस प्रकार की शिक्षा कहलाएगी? इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 27। कोई भी नाराज हो जाता है, यानी कोई भी नाराज हो जाता है, यह आसान है, यह बात है सो आसान है। आए दिन देखते हैं कोई दोस्त को कुछ कह दिए तो वह है सो नाराज हो गया, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो यह किस बात को दर्शाता है? ऑप्शन 1 संवेगात्मक विकास। ऑप्शन 2 सामाजिक विकास से। ऑप्शन 3 संज्ञात्मक विकास से। और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है शारीरिक विकास से। तो यह है सो संवेगात्मक विकास से संबंधित है, जो कि यह है सो कोई भी नाराज हो सकता है, बात यह सही है और यह आसान है कि परंतु एक ही सही व्यक्ति के ऊपर कितने मात्रा में नाराज होना, कितने क्वांटिटी में नाराज होना और
क्या नाराज़ हम हो रहे हैं तो वह सही बात है या गलत बात है? तो यह तरीका नाराज़ होने का आसान नहीं है। तो यह क्या है? संवेगात्मक विकास है। और इसमें है कि देखा जाए प्रश्न संख्या 27 में जो है कि संवेगात्मक विकास से यह कथन है सो संबंधित सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 28। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? यह है सो लर्निंग डिसेबिलिटी से यह प्रश्न पूछा गया है। और अधिगम विकास से संबंधित भी इसमें या हिंदी का हो या ईवीएस का हो या मैथ का भी हो या इंग्लिश हिंदी, पांचों सब्जेक्ट में कहीं से कहीं एक या दो प्रश्न इससे भी डाला जाता है। तो यह है सो यह भी टॉपिक है सो लर्निंग डिसेबिलिटी इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह किस तरह की समस्या है, यानी उसको लिखावट से संबंधित योग्यता की कमी किसका एक लक्षण है? जो कि लिखने में असमर्थ है, लिखने से संबंधित उसको समस्या है। तो लिखना राइटिंग से होता है जो कि डिसग्राफिया होता है। और यहाँ पे है डिसकैलकुलिया। अगर गणित के साइड में पूछेगा मैथ भाग में तो है सो उसमें डिसकैलकुलिया, जिसमें है सो बच्चा को गणना करना, जोड़ना, कैलकुलेशन करना जैसे सभी समस्याएं उत्पन्न होती है। और भी है डिसलेक्सिया है, डिस्फ्रेसिया है, डिस्मॉर्फिया है, डिस्थीमिया है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 29। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? यानी यह जो ऑप्शन दिया हुआ है जो कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है भाषा, ऑप्शन 2 में दिया हुआ है सामाजिक अनुभव, ऑप्शन 3 में दिया हुआ है परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, ऑप्शन 4 में दिया हुआ है क्रियाकलाप एक्टिविटी। तो राइट उत्तर हो जाएगा इसका 29 का, जो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संबंधित है। तो यह है सो सामाजिक अनुभव ऑप्शन 2। और पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो सामाजिक अनुभव, जो कि यह है सो भाषा, मैच्योरिटी, एक्टिविटी, यह सभी है सो जीन पियाजे से संबंधित है और इसमें नहीं करता है। तो समाज में इंटरेक्ट होकर या सामाजिक अनुभव से जो सीखता है, तो किसके थ्योरी में पढ़े थे हम लोग? लेवस्की के थ्योरी में है सो ये सभी पढ़े थे सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 30। और बता दें सीडीपी का जो भाग से है या 30 प्रश्न का अंतिम प्रश्न है। और इनमें से कौन सा त्रितांत्रिक सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़ना होता है एग्जाम सेंटर में, नहीं तो सही प्रश्न को भी अक्सर हम लोग गलत करके आ जाते हैं। तो पढ़ना क्वेश्चन को ध्यान से बहुत ज़रूरी है। तो अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन 1 में पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। ऑप्शन 2 में केवल अपने विद्यालय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। ऑप्शन 3 में इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। और ऑप्शन 4 में है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो इसका नेगेटिव पूछा है, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल, ओनली, जो कि अधिकतर ओनली है सो नेगेटिव में माना जाता है। कभी कभी अच्छे लोग भी धोखा कर जाते हैं, अगर सही पूछ रहा है तो उसमें सो सही जवाब देना पड़ता है। तो प्रश्न और ऑप्शन का अनुकूल चलना पड़ता है। और कभी ऐसो इसमें सीडीपी में रटने से नहीं होता है, समझने से होता है। तो इसमें पूछा इनमें से कौन सा त्रितांत्रिक सिद्धांत को व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो केवल सिर्फ अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना ही सही बात नहीं है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में महारत हासिल होगा तो कोई भी एग्ज़ाम को है सो फाइट करना मुश्किल है। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई है सो हम लोग सीटेट में सीडीपी का पोर्शन है सो मजबूत कर लेंगे, बाकी तो 4 पोर्शन में नहीं होगा, 4 भाग में नहीं होगा, हिंदी में या इंग्लिश में कमज़ोर रहेंगे या मैथ में, तो फेल ही कर जाएंगे। तो या थ्योरी के अनुसार देखा जाए जो त्रितांत्रिक सिद्धांत का व्यवहारिक बुद्धि है, ये अभिप्राय नहीं है। तो यह केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना या
सही नहीं है। और बता दें दोस्तों, इस तरह से या 2015 में जो पूछा गया था CDP में एनालिसिस हम लोग कर चुके हैं। और इसी तरह से आप लोग को नए वीडियो में हम मिलेंगे। और बता दें कि यह सेशन आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ होगा तो तहे दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके सहपाठी हैं तैयारी कर रहे हैं उन लोग के पास भी शेयर कीजिएगा। और इसे है सो इस चैनल को, जो मिक्का एकेडमी यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।